इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग टेस्ट बाय कॉमर्स एक्सेस। आज हमारे मार्केटिंग टेस्ट की कौन सी है, फोर्थ क्लास है। ठीक है, हमने पूरा का पूरा अपना एक अच्छा सा बैच भी लॉन्च किया था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं और हमारे बैच से अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, अगर मतलब आप लोग ये चीज़ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हम इकोनॉमिक्स पढ़े, कहाँ से मार्केटिंग पढ़े, अब टाइम बहुत ही कम है, तो आप लोग हमारे बैच को देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियोस। ठीक है, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सीआरएम एंड हमारा क्या, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसको हम इंडियन रेलवेज भी कहते हैं, इसको कॉमर्स एक्सेस ने पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया होगा। क्वेश्चन चलें, आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई, कोई बात नहीं, चलो माफ़ कर दो भाई, हम भी इंसान है, काम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एमपीसी इज इंटरेस्टेड, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, आरबीआई, इसका कौन, इसका जो हेड जो होता है, ठीक है, वो कौन होता है, हमारा आरबीआई का गवर्नर होता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर क्वेश्चन कभी आ जाए, और इसके अंदर मेंबर्स कितने होते हैं, तो इसके अंदर मेंबर्स हमारे होते हैं 6। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एमपीसी के अंदर जो हमारे मेंबर हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और जो इसका एमपीसी का जो हेड होता है वो कौन होता है, हमारा आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग द रेपो रेट टू सर्टेन इन्फ्लेशन विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल। क्या सर ये सही बात है कि एमपीसी को ये काम दिया जाता है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बात है कि एमपीसी को यही काम किया जाता है कि उसके अंदर क्या होता है हमारे, कि वो एक रेपो रेट जो होता है ना, उसको उसको एक प्लस माइनस में डिफाइन करती है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होता है हमारा, सेकंड हमारा ऑप्शन क्या होता है, तो इसके हिसाब से तो हमारा ए सही होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ कंप्लीट ओवर कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। बिल्कुल सही बात है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी जो होती है ना हमारी, इसको पूरा का पूरा मतलब अधिकार होता है कि किसी भी तरीके से हमारी जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसको क्या, उसके अंदर फेरबदल कर सकती है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो सजेस्ट करेगी वो उसको मानना पड़ता है। चलो आगे चलें। तो देखो अब इसके हिसाब से हमारे क्या होता है, 1 और 2 हमारे सही है, तो इसके हिसाब से हमारे क्या है, आंसर नंबर सी सही हो जाता है। क्या कहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई जो है हमारी, इज हेडेड बाय द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर इसका हेड होता है, विच इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, दैट इज आवर रेपो रेट, टू कंटेन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हमेशा मार्केट में जो हमारी मनी सप्लाई जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ही ये बनाती है कि मतलब हमको कितना इन्फ्लेशन चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। ठीक है, तो उन सबको क्या कवर करने के लिए हमारे किसको, एमपीसी को किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो कौन हो गया, हमारा गवर्नर हो गए। ठीक है, जो कौन इसका इसका चेयरपर्सन होगा, मतलब हेड जो होगा वो गवर्नर होगा। और एक कौन होगा, एक होगा हमारा कोई भी एक, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो क्या करती है, नॉमिनेट करती है। ठीक है, और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब 3 ऐसे लोग होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, ये कौन, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इसको नॉमिनेट करती है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गिफिन गुड्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गिफिन गुड्स के बारे में सही है। गिफिन गुड्स मैंने आपको पढ़ाया था, गिफिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स, हर तरीके की चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई थी, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इनमें से कौन सा गिफिन गुड्स में, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमेशा, गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स, क्योंकि बच्चे ना आमतौर पर मतलब इनको समझते नहीं ज़्यादा, मतलब उनकी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो। तो क्या कहते हैं, राइज इन प्राइस कॉजेज एन इंक्रीज इन डिमांड। जब प्राइस का क्या हो रहा है, राइज इन प्राइस कॉजेज एन इंक्रीज इन डिमांड, जब प्राइस जब इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या सर यही था? चलो आगे वाले को देख लेते हैं। राइज इन प्राइस कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड, सर ऐसे तो कुछ थोड़ा आपने नहीं बताया था। ठीक है, लोअरिंग इन प्राइसेस कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, वही चीज़ हो गई, तो वो भी चीज़ नहीं है ये। फिर हमारा क्या कहता है, लोअरिंग ऑफ प्राइस कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, नहीं सर, इसका हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाता है। क्यों? देखो, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स वेयर हायर प्राइस कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड, रिवर्सिंग द यूजुअल लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड्स जो होता है ना हमारे, ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ जो डिमांड है हमारे, इसको क्या करता है, इसका उल्टा कर देता है। द गिवन गुड्स आर द एक्सेप्शन। ठीक है, गिफिन गुड्स क्या है, एक्सेप्शन है किसके, लॉ ऑफ डिमांड के। और इसको दिया किसने था, इसको दिया था सर रॉबर्ट गिफिन, इन्हीं के नाम से ही इसको गिफिन गुड्स दिया गया। एल्फ्रेड मार्शल फर्स्ट पब्लिसाइज दिस आइडिया इन 1895 एडिशन टू हिज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल ने फर्स्ट टाइम दिया गया था, बट इसको लेके हमारे रॉबर्ट गिफिन सर लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 3 आता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, एसएलआर के बीच में पूछा हुआ है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि मैंने आपको आरबीआई एंड फंक्शंस के अंदर मतलब उस सारी क्लास के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, अब क्या कहता है देखो, ये हमारा एसएलआर इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। बिल्कुल सही बात है सर। एसएलआर जो होगा हमारी कौन लेके आएगा, हमेशा आरबीआई लेके आता है। द एसएलआर इज डिटरमाइंड बाय परसेंटेज ऑफ द टोटल डिमांड एंड टोटल लाइबिलिटीज। कहीं ना कहीं सर ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो रेशियोज होते हैं वो डिमांड और किसके ऊपर, डिमांड और हमारी लाइबिलिटी जो भी कुछ बैंक के पास में होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सर ये भी सही है। फिर क्या आता है हमारा, इफ एनी इंडियन बैंक फेल्स टू मेंटेन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एसएलआर देन इट बिकम्स लाइबल टू पे पेनल्टी टू द आरबीआई। क्या सर ये सही बात है? हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। अगर आप आरबीआई की बात कभी भी नहीं मानोगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एसएलआर के लिए नहीं, कोई भी आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन जारी किया, कोई भी अपना रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको बोला गया और आप उसको मेंटेन नहीं करते हो या फिर आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, तो क्या करेगी आरबीआई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या लगाएगी, एक पेनल्टी पोस्ट कर देगी। या फिर आरबीआई करके आ सकती है कि आप लोगों के डिपॉजिट लेने के लिए मना कर दे। ठीक है, आप लोगों को लोन देने के लिए मना कर सकती है। मतलब आरबीआई तो आपका सब कुछ है। आरबीआई बोले तो गॉड है आपका बैंक से केस में। ठीक है, तो इसके लिए क्या ये चीज़ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाता है। चलो एक्सप्लेनेशन तो मैंने बताई दी आपको एसएलआर की। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी थोड़ी डाल मोल में चल रही है। तो इसके लिए मैंने मतलब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट जो है किसी बैंक में वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा, क्या वो इंक्रीज करेगा, क्या वो डिक्रीज करेगा, उसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के साथ में। देखो बेटा इसका जो आंसर है ना, ये इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? देखो जब बैंक है, आप बैंक में पैसे क्यों डिपॉजिट करवाते हो अपने घर से निकाल के? ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका बैंक है। ठीक है, आप अपने घर से ले जाके बैंक में क्यों डिपॉजिट करवा देते हो? देखो आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए का रखा हुआ है, क्या इस पर कभी भी आप 10 साल तक इसको रखे रहो अपने घर के अंदर, क्या कभी इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या कुछ भी मतलब घटता बढ़ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट अगर आप ये 1 लाख रुपए बैंक के ऊपर डिपॉजिट करवा देते हो, भले ही आपको 3 या 4% का क्या मिले, ब्याज दर मिल जाए, तो लगभग आपको कितना उस पर 10 सालों में कितना 40% का इसके ऊपर रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो 40% का मिल जाएगा तो कितने रुपए बन जाएगा इसके ऊपर, लगभग 40,000 रुपये बन जाएगा ना। ठीक है, तो जो 40,000 रुपये बन जाएगा 1 लाख का, तो ये 1,40,000 रुपये हो गया। तो क्यों ना हम इसको बैंक में डिपॉजिट करवा दें। तो बिल्कुल यही बात होती है, जब आप इसका बैंक रेट इतना कम कर दोगे, मानो आपने 1% कर दिया, ठीक है, और आप जब इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस अपना कर सकते हो, तो आपको 1 लाख के ऊपर कितना सालाना 10% का वो मिल जाता है। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 1 लाख रुपये लगाऊंगा तो मैं उसमें से 10,000 रुपये निकाल सकता हूँ अपने। तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब बिजनेस करोगे या फिर बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, जब हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा इकोनॉमी में इंक्रीज कर जाती है। फिर व्हेन वर बैंक्स नेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंडिया में पहली बार बैंक्स नेशनलाइज कब किए गए थे? तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई भी मतलब भूल चूक माफ नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है इसका आंसर, सीधा सीधा बता दूँ आपको, 1969 में हमारे फर्स्ट टाइम, मतलब हमारे 14 बैंक जब किए गए थे नेशनलाइज, तो हमारे फर्स्ट टाइम थे। अब क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द सीड कैपिटल। सीड हमारी कैपिटल क्या होती है? आपको क्या सीड का मतलब पता है? सीड का मतलब क्या होता है कि उसका बीज डालना। ठीक है, तो बीज डालने से ही क्या होता है, हमारा प्लांट निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सीड कैपिटल है उसका भी मतलब यही है। चलो अब देखिए इसकी डेफिनेशन। ए क्या कहता है हमारा, इजेंशियल कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर सीड्स फॉर कल्टीवेशन इन मानसून सीजन। हाँ सर, ये क्या बात हुई, बिजनेस से इसका क्या लेने देना, हमारा कल्टीवेशन से। ठीक है, काटो इसको। इट इज एन इट इज़ एन एसेंशियल रिक्वायर्ड टू मेक इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का कैपिटल से कोई भी लेना देना नहीं है। बेल आउट कैपिटल गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, क्या सर ये भी है? इट इज़ एन अर्ली कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जब आप बीज बोते हो उसके बाद में ही आपका पौधा उगता है, उसी तरीके से जब हम सीड कैपिटल डालते हैं उसके बाद से ही हमारा बिजनेस क्या करता है, ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव
ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर, इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या क्या इसका काम होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा ये होगा हमारा मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। क्या ये सही है? मेंटेनिंग लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये सही है? सर मॉनेटरी पॉलिसी का कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट से घटाने बढ़ाने से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। इसके लिए हमारी हमेशा फिजिकल पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी काम करती है हमारी? फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी हमारी कौन ले जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमको कैसे याद रहेगा? क्योंकि फिजिकल पॉलिसी हमारा होता है बजट, जो हमारी कौन पेश करती है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो एफ से फिजिकल, एफ से फाइनेंस मिनिस्टर। टैकलिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ बैंक्स, नहीं सर, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हर बार क्या करती है? पैसा देती है। अप्रिशिएट द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, नहीं सर। इसका जो हमारा आंसर सही होगा बी सी डी गलत है। मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, घटना बढ़ाना, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन। देखो, जब रुपी डेप्रिशिएशन होता है तो इसमें से उसका कॉन्सिक्यूशन कौन सा नहीं निकल के आता, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए? देखो, ए इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, नहीं सर। फॉरेन ट्रिप्स विल बिकम कॉस्टलियर, जहाँ हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा फर्क पड़ना चाहिए। रिडक्शन इन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, है ना, इज नॉट आ लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, तो नॉट आया है, तो रिडक्शन इन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, तो यही होगा। क्योंकि देखो, जो आप अब्रॉड में तो बहुत सारे लोग गए हुए हैं इंडिया से। ठीक है, 3-4 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, जितने लोग गए हुए, मुझे इसका डाटा पता नहीं। मानो कि 100 लोग इंडिया से बाहर गए हुए हैं, ये इंडिया और ये पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बाहर से काम करने के लिए गए हैं। अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा तो क्या ये लोग यहाँ पे पैसा भेजना कम कर देंगे? नहीं सर, ये लोग पैसा भेजना कम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या? सी वाला रॉन्ग है। बाकी तीनों हमारे आंसर क्या है? सही है। एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉम्पिटिटिव। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो इसका हमारा आंसर क्या होता है? ए, द प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में एजम्पशन हमारी कौन सी नहीं है? ठीक है, ये हमारी एजम्पशन क्या होती है? द वेरिएबल फैक्टर्स होमोजीनियस, ये तो भैया होगी। इट इज एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म सिनेरियोज। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म सिनेरियोज, ये हमारी एजम्पशन नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्योंकि एट द टेक जो हमारा लॉन्ग टर्म जो होता है, तो उसमें जाके क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट जो होता है स्टेबल हो जाता है और हम लोग उसमें अपने प्रॉफिट को अर्न करने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द जनरल राइस इन गिनीज कोफिशिएंट में इंडिकेट, जो हमारा गिनी कोफिशिएंट है, जब वो राइस जब होता है तो क्या चीज़ इंडिकेट करता है? ठीक है, हमको ये आंसर बताना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर नॉट इंक्लूसिव ऑफ बेनिफिटिंग रिच मोर देन पुअरर, क्या ये होगा इसका आंसर? इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्यू टू हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये तो नहीं हो सकता। बजट सरप्लस इन कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल, ये तो सर नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इंक्लूसिव एंड बेनिफिटिंग डिसएडवांटेज ग्रुप, सर हमें ये दोनों लगते हैं, बट मैं बताऊं इसको, आपका इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट इंक्लूसिव एंड बेनिफिटिंग द रिच मोर देन पुअर। अब देखो इसके पढ़े इसका जरा डेफिनेशन। गिनी कोफिशिएंट इज पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेजर टू गॉग द रिच पुअर इनकम और वेल्थ डिवाइड। ठीक है, हमारे रिच और पुअर के बीच में कितना वो है, मतलब गैप कितना है, उसको जानने के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो गिनी कोफिशिएंट होता है वो काम में आता है। इट इज़ मेजरेबल इन इक्वालिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारे इनइक्वालिटी, मतलब हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है उसको मतलब उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बी इट ऑफ इनकम और वेल्थ। ठीक है, इनकम और वेल्थ और नेशन और स्टेट्स, इट्स वैल्यूज अराइजेज एनीवेयर बिटवीन 0 टू, इसके बीच हमेशा 0 to 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। जैसे 0.30 हो गया, 0.45 हो सकती है, 0.99 हो सकती है। जीरो इंडिकेटिंग परफेक्ट इक्वालिटी, जितना कम होगा उतनी हमारी इक्वालिटी में क्या होगा, उतनी हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, इक्वालिटी होगी। वहीं पे अगर कभी 1 है तो इसका मतलब है कि हमारी इसमें इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। गिनी कोफिशिएंट्स कैन बी यूज्ड टू कंपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंट्री ओवर टाइम एज वेल। ठीक है, चलो अब हम अपना मार्केटिंग स्टार्ट करें। इकोनॉमी हमारी 10 क्वेश्चन उसके कंप्लीट किया। अब 10 क्वेश्चन हम लोग किसके करेंगे, अपने मार्केटिंग के कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्राइसिंग मेथड ऑफ अ कंपनी विद कंपटीशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से कौन सा हमारा प्राइसिंग मेथड है, किसके लिए, जब कंपनी हमारी कैसी कंपटीशन ओरिएंटेड है उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग अपना लेते हैं
क्या टू प्रिवेंट कंपटीशन, हाँ सर, जब हमारे प्रिवेंट कंपटीशन ओरिएंटेड है तो कंपटीशन को ओरिएंट करेगी। प्राइस स्टेबलाइजेशन, जब हम कंपटीशन करेंगे तो हम प्राइस के बारे में नहीं सोचेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सर्वाइवल, सर्वाइवल तो भैया कंपनी की है। करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, जब हमको कंपटीशन ही लड़ना है तो फिर हम लोग 1 और 3 में लड़ेंगे, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है, 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड, इनमें से कौन सा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, हाँ सर ये तो है। गोइंग रेट प्राइसिंग, नहीं सर, गोइंग रेट प्राइसिंग हमारे कंपटीशन को क्या नाम है, नॉट लिखा हुआ ना। ठीक है, तो गोइंग रेट प्राइसिंग हमारा कैसा होता है, कंपटीशन के साथ साथ करता है। कैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर जो प्राइस रख देंगे, मतलब हमारा कॉम्पिटिटर अगर 100 रुपये में बेच रहा है तो हम भी 100 रुपये में बेचेंगे, नहीं तो फिर हमारा कस्टमर क्या करेगा, 100 रुपये वाले के पास में चले जाएगा, हमारे पास में नहीं आएगा। ठीक है, प्राइस कीमिंग, प्राइस कीमिंग हम लोग तब करते हैं जब हमारा प्राइस या तो क्या हो रहा हो, या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लॉन्च हो रहा हो हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होता है, ए एंड सी। तो ये हमारा, इसका आंसर हमारा डी हो जाता है। ये दोनों हमारे कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग नहीं है। तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग हमारे कौन से होते हैं, गोइंग रेट प्राइसिंग और सील्ड बेस्ड प्राइसिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें। विच टाइप ऑफ मार्केटिंग इज दिस इफ देयर आर अ फ्यू सेलर्स हु आर सेंसिटिव टू वन अनदर्स प्राइसिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ये कौन से तरीके का एक ऐसा मार्केट है जिसमें हमारे सेलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो मार्केटिंग होता है मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट और मोनोपोली नहीं। ये जो हमारा मार्केटिंग होता है, जब हमारे सेलर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए प्राइस के लिए, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हमारा कहीं ना कहीं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केटिंग हो जाता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास देख लेना, उसमें ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली। ठीक है, स्पेशली मेरा मतलब इसमें तो मेरी स्पेशलाइजेशन है भैया मार्केट में, तो इसमें तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मार्केटिंग में इकोनॉमिक्स यूज आ गई तो सर अब ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सब कॉमर्स हमारी सारी कैसी होती है, इंटर रिलेटेड होती है, पूरी पूरी एक जैसी चलती है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्ट्रेटेजीज फॉर प्राइस चेंजिंग बाय कंपनी। इनमें से कौन सी हमारी स्ट्रेटेजीज हो सकती है, किसके लिए, प्राइस चेंज करने के लिए, किसकी कंपनी जब कोई भी प्राइस चेंज करती है। तो देखो इसका हमारा आंसर क्या होता है, क्या इनिशिएट प्राइस चेंजेस कर सकती है कंपनी, बिल्कुल कर सकती है। मार्केट पेनिट्रेशन, नहीं, ये कोई प्राइस चेंजिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। ये जब हमारी कंपनी स्टार्टिंग में जब लॉन्च करेगी अपने प्रोडक्ट को तब लेके आती है। रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस बाय कॉम्पिटिटर्स, हाँ सर ये तो हो सकता है। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये कोई भी प्राइसिंग टेक्निक नहीं होती। तो 1 और 3, तो ये हमारे इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से देख लेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द जोन प्राइसिंग, इनमें से कौन सा सही है जोन प्राइसिंग के लिए, मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज। सेम चार्जेस फ्रॉम ऑल कस्टमर्स, सेम प्राइजेस हम लोग किससे, अपने पूरे पूरे कस्टमर से करेंगे, नहीं सर। ईच एरिया इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट प्राइसिंग एरिया, सही बात है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट से अपने इसमें जोन्स को डिवाइड करते थे, और इसका प्राइस कुछ रखते थे, इसका प्राइस P1 रखते थे, इसका प्राइस P2 रखते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हमारा बी हो जाता है। देर इज नो चेंज ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमारी डिफरेंट चीज़ थी, मैंने आपको पढ़ाया था मार्केटिंग की क्लास में। द कंपनी सेलेक्ट्स अ टाउन और एस बेसिंग पॉइंट, तो इसका हमने कहीं ना कहीं हमारा बेस प्राइसिंग रखा होता है इसका नाम। ठीक है, आप लोग पढ़ना इसको, इकोनॉमिक्स की क्लास में है, ओह सॉरी मार्केटिंग की क्लास में है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। मार्केट पेनिट्रेशन और स्कीमिंग पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा जोर देकर पढ़ाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। द प्रोडक्ट मस्ट बी अ न्यू फॉर प्राइस स्कीमिंग, प्रोडक्ट एकदम नया होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट शुड बी इन इलास्टिक, सही बात है, अगर इलास्टिक होगी तो आपका कस्टमर तुरंत दूसरी जगह पे चले जाएगा। जगह आप इसने मान लो 90 रुपये की चीज़ दे रहा हो, 100 रुपये की बेच रहे हो, तो ये तो यहाँ से बाकी यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। द इनिशियल प्राइस इज वेरी लो, वेरी लो, तो ये तो हमारा पेनिट्रेशन आ गया। स्कीमिंग में इनिशियल प्राइस कैसा रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्राइस डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। पता है ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि कोविड के टाइम पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी है, एसेंशियल कमोडिटी ये है वो है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपके लिए क्या इनिशियल कमोडिटी एक्ट का क्वेश्चन डाला है। अब देखो इसका आंसर हमारा क्या होता है, ये आपको पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो एग्रीड प्राइस ये होता है, कंट्रोल प्राइस होता है, इसका मार्केटिंग प्राइस होता है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाता है, 1 2 3।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मेन पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखिए इसको जरा। देखो मैन्युफैक्चरर, हाँ सर मैन्युफैक्चरर होता है। इंटरमीडिएटरीज ये भी होती हैं। फैसिलिटेटिंग एजेंसीज जो मतलब हमारी हेल्प वगैरह करवाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर कोई कंपनी हो गई, ठीक है, जिससे हमने अपना मेंटेन करवाया। इस पर हमारी लॉजिस्टिक्स चेन हो गई, ठीक है, या हमारे डिलीवरी पर्सन हो गए, तो ये फैसिलिटेटिंग एजेंसीज होती है। तो ये तीनों तो है। गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन क्यों करेगी जब हमारे तो मार्केट फ्री है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाता है, 1 2 3। देखो इसमें एक हमारे ये तो थे ही, और कंज्यूमर्स में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, कंज्यूमर से हमारा लास्ट वो होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कॉमन चैनल्स फॉर द सर्विसेज। सर्विसेज के लिए इसमें से 2 मोस्ट कॉमन चैनल्स हमारे कौन कौन से आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, सही बात है। डायरेक्ट प्रोड्यूसर मतलब आपको किसी वेब डेवलपर से आपने बात की, सर हमको वेब हमारी बनवानी है, उसने कहा ठीक है ये लोग बना के आपको दे दिया, और आप उसके कंज्यूमर फाइनल। ठीक है, या फिर 2 प्रोड्यूसर एजेंट और कंज्यूमर। कैसे, कई बार कंपनीज हमारी क्या करती हैं कि जैसे ये वेब डेवलपर है, ठीक है, ये होस्ट है, और ये क्या है, ये उसका कंज्यूमर है। ये सब बोलेगा कि हमको इस तरीके की वेबसाइट चाहिए, ये वेब डेवलपर से बोलेगा और फिर इसको होस्ट करवाएगा अपने। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों तो होती है। फिर प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर, होलसेलर तो सर हमारे प्रोडक्ट में आते हैं, सर्विस में नहीं आते। होलसेलर एंड रिटेलर इसमें नहीं आते, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, A1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस व्हाइल चूजिंग द चैनल विद इन द मिडलमैन कंसिडरेशन। इनमें से हमारा कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको हमारे चैनल चूज को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखिए सबसे पहले, टाइप्स ऑफ मिडलमैन, सही बात है, जब हम मिडलमैन को ही चूज करें तो हम मिडलमैन देखेंगे। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं आती है। साइज ऑफ द कस्टमर्स इसमें नहीं आता। चैनल कंपटीशन ये भी देखेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का कंपटीशन कितना ज़्यादा है और हमारा मिडलमैन कैसा है, हमको ये नहीं दोनों चीज़ों पे अपने किस पे चैनल, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल ऑफ द मिडल में जब हम डिसाइड करते हैं तो इस पर ध्यान देते हैं। तो इसका आंसर भी कहीं ना कहीं हमारा 4th ए हो जाता है, 1 एंड 4 ऑनली। तो देखो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मिडलमैन, चैनल कॉन्स्टिट्यूशन, कंपटीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन, ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देते हैं। चलो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए DFCCL का पूरा बैच भी दिया, और आप लोग को क्या भी किया, हाँ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, 2 मतलब पूरे 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को। कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्वेश्चन सारे इसी में से आएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।